हेलो। पिछली बार मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, पेडिग्री एनालिसिस। चलो आज मैं आ गई क्या पढ़ाने, पेडिग्री एनालिसिस। अब ये पेडिग्री एनालिसिस भाई क्या होता है पेडिग्री एनालिसिस। तो देखो, कुछ लोग इस पेडिग्री का मतलब कुछ और भी समझेंगे, लेकिन नहीं। जेनेटिक्स में पेडिग्री एनालिसिस क्या है कि अगर आप एक किसी कैरेक्टर को लेके ये स्टडी करना चाहें कि ये ह्यूमन बीइंग में कैसे पास ऑन हो रहा है, हाउ इट इज इनहेरिटिंग, तो हमें क्या करना होगा, कैरेक्टर पता करना है भाई कि कैसे जा रहा है एक जनरेशन से दूसरे में, ग्रैंड पेरेंट से पेरेंट में, पेरेंट से बच्चों में। तो सबसे आसान तरीका है तो कि हम क्रॉसेस करवाएं, बट ह्यूमन बीइंग में हम कंट्रोल क्रॉसिंग नहीं करवा सकते। उसका रीज़न, क्योंकि उनका लाइफ स्पैन और हमारा लाइफ स्पैन क्या है, इक्वल है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। और आप सबसे बड़ा रीज़न यही है। सेकेंडली कि जब हम क्रॉस करवाते हैं, चलो मान लिया अगर हमने क्या है कि कंट्रोल क्रॉसिंग करवा भी ली, तो जो प्रोजेनी है उसका जो नंबर है, फॉर स्टडी ऑफ जेनेटिक्स वी वांट लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, और यहाँ पे तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और ह्यूमन बीइंग के पास इतने सारे क्रोमोसोम हैं, बहुत सारे जीन्स हैं, तो फिजिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म जेनेटिक एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं कि हाउ टू स्टडी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद ह्यूमन बीइंग, with the genetics, with the genes related problem। तो एक मेथड हमारा यह है क्या, पेडिग्री एनालिसिस। तो इस मेथड में हम क्या स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जेनरेशन। ठीक है, चलिए अब पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हमने एक कैरेक्टर लेके ये स्टडी करा कि एक जनरेशन से दूसरी में, तीसरी में कैसे ट्रांसफर हो रहा है, तो हमें क्या बनाना पड़ता है, फैमिली ट्री। एक्चुअली इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ अ ट्रेट इन अ फैमिली ट्री। तो फैमिली ट्री हमने कंस्ट्रक्ट करना है। तो फैमिली ट्री के लिए आपको कुछ क्या यूज करने पड़ेंगे, सिंबल्स। आपको सर्टेन सिंबल्स यूज करने हैं टू कंस्ट्रक्ट फैमिली ट्री। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आप क्या यूज करेंगे। एक सिंबल स्क्वायर, स्क्वायर आर यूज्ड फॉर मेल। आप मेल वर्ड नहीं लिखेंगे या मेल का साइन नहीं बनाएंगे, आप ये स्क्वायर बनाएंगे जब आप पेडिग्री एनालिसिस करेंगे, फैमिली ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर मेल नॉर्मल है तो दिस इज द कंडीशन, और इफ वी आर स्टडीइंग अ पर्टिकुलर ट्रेट और आपने देखा कि दिस मेल इज अफेक्टेड, ये जो मेल है ये क्या है, अफेक्टेड है, दिस इज अफेक्टेड मेल, तो हमने क्या कर दिया, इसको शेडेड कर दिया, इसके ऊपर हम शेड बना देंगे, अफेक्टेड मेल। फाइन। अब सर्कल हम यूज करेंगे किसके लिए, फीमेल के लिए। दिस इज अनअफेक्टेड फीमेल, फीमेल which is not affected by any genetic disorder or whatever trait we have taken into consideration। और अगर ये फीमेल उस ट्रेट से क्या है, अफेक्टेड है, तो आप क्या करेंगे,
इसको शेड कर देंगे। तो आपने क्या करा, शेड कर दिया, ये शेडेड हमारा। सो दिस इज व्हाट affected female, affected female हमने बना दिया। If this symbol is there, ये diamond, what does this signify? ये क्या signify करता है? Male normal, male affected, female normal, female affected, और इसका significance क्या है? This is unspecified sex is not specified, and in this condition this person is, but sex is not this is specified. कैसे होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, और लेकिन ये जो हमने कैरेक्टर कंसीडर करा है उससे अफेक्टेड नहीं है। और अगर हमने इसको क्या कर दिया, शेड कर दिया, तो ये क्या आ गया, दिस इज व्हाट अफेक्टेड। तो ये इसको क्या हो गया, दिस इज व्हाट अफेक्टेड। तो ये तीन सिंबल पहले मैंने आपको बताए, किस लिए, फॉर मेल फीमेल एंड वेयर सेक्स इज नॉट स्पेसिफाइड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सिंबल्स के लिए, कि जब आपको एक फैमिली ट्री कंस्ट्रक्ट करना है तो हम क्या क्या सिंबल यूज करने वाले हैं। तो अब आप देखो कि इफ देयर इज अ लाइन बिटवीन मेल एंड फीमेल, ये अनअफेक्टेड मेल एंड फीमेल है और ये लाइन हमने बना दिया, तो दिस लाइन इंडिकेट mating. This is mating, or you can say marriage between the two unrelated male and female. इनका आपस में पहले कोई फैमिली हिस्ट्री सेम नहीं थी, ये अलग अलग फैमिलीज के हैं। एंड इफ दिस इज अ कंडीशन, अगर ये हमने ये लाइन हमारी डबल हो गई, तो दिस मीन्स, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द मेटिंग ऑफ, ये है मेटिंग ऑफ क्लोज रिलेटिव्स। क्लोज रिलेटिव की क्या हो गई, मैरिज। इट्स अ मैरिज और मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। To this we also call as, इसके लिए एक और टर्म है, that is called consanguineous mating। इसके लिए एक और टर्म है, आप इसको लर्न कर सकते हैं, consanguineous mating। तो this is the mating of close relatives। क्लोज रिलेटिव की मेटिंग नॉर्मली नहीं होती, उससे क्या होते हैं, हमारे ज़्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर आते हैं। सो सिंगल लाइन मेटिंग बिटवीन नॉन रिलेटिव्स ऑफ टू डिफरेंट फैमिली हिस्ट्री, एंड दिस इज अ मेटिंग ऑफ द पर्सन हैविंग ऑलमोस्ट सेम फैमिली हिस्ट्री। नाउ द नेक्स्ट सिंबल इज, अब आपको क्या पढ़ना है कि हम पढ़ेंगे बहुत सारी जगह कैरियर्स। आप वर्ड यूज करोगे, मेनी टाइम विल यूज द वर्ड कैरियर। तो कैरियर के लिए, कैरियर मतलब कैरिंग अ डिफेक्टिव जीन बट विच इज नॉट फंक्शनल। और नॉर्मली जो फीमेल होती है वो ही कैरियर होती है, तो मैंने इसीलिए फीमेल को शेड करा है कि फीमेल कैरियर है। तो दिस सिंबल इज फॉर कैरियर, कैरियर जो कि लेटेंट जीन कैरी करता है।
लेटेंट जीन क्या होता है? कैरियर मीन्स कैरिंग latent gene. Latent gene is which gene? The gene which is functional but not functional at this stage, and it is preserved functional gene. जो जीन फंक्शनल है ये आपका क्या है? preserved functional gene. उसको हम क्या कहते हैं? कौन सा जीन? लेटेंट जीन. ये जीन फंक्शनल है आगे चल के, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? प्रिजर्व हो गया. तो दिस इज प्रिजर्व्ड फंक्शनल जीन. जो ये कैरी करता है उसको हम कैरियर कहते हैं, और सिंबल इसके लिए हम ये यूज करते हैं. नाउ इफ देयर इज अ डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ हो गई तो हम क्या यूज करते हैं? इसको हमने क्रॉस कर दिया. सो दिस इंडिकेट डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मेल फीमेल किसी में भी आप यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर जो है आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि देयर इज अ वर्ड स्टिल बर्थ. स्टिल बर्थ मतलब एक्चुअली स्टिल डेथ, birth, death of an individual prior to the birth. There are many reasons. तो अगर still death हो गई तो आप क्या सिंबल यूज करेंगे? this. यहाँ पे here male or female, and this is what? still death. This is a symbol for still death. This is carrier, death, still death. अब और सिंबल देखो भाई, अगर आप सिंबल याद कर लोगे तो आपको फैमिली ट्री बनाना बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि suppose this is a female got married with a male, और इसकी ये क्या है? next generation. Offspring are represented this way. Next, progeny. और progeny में starting from the left, this is number 1 offspring. We have to start from left. कौन से साइड से स्टार्ट करना है हमको? बिकॉज व्हेन वी ड्रॉ द फिगर वी ड्रॉ दिस वे. योर राइट हैंड इज द लेफ्ट साइड ऑफ द फिगर. ये आपको याद रखना है. और तो इसलिए ये क्या है? नंबर 1, और ये इंडिविजुअल नंबर 2, इंडिविजुअल नंबर 3, इंडिविजुअल नंबर 4 डिपेंड करता है. तो हम प्रोजेनी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय दिस वे. दिस रिप्रेजेंट प्रोजेनी और नेक्स्ट जनरेशन. दिस इज प्रोजेनी. नाउ अगर मेरे को यहाँ पे इसकी मैरिज दिखानी है तो मैं क्या करूँगी? आई विल डू लाइक दिस, एंड देयर प्रोजेनी आई विल मेक दिस वे. ऐसे मैं इनका प्रोजेनी बनाऊंगी. और प्रोजेनी में सपोज देयर आर 2 daughters. तो मैंने आपको देखो ये एक जनरेशन A, दिस इज B, सेकेंड जनरेशन, एंड दिस इज 3. आई मेड 3 जनरेशन. तो जनरेशन हम ऐसे शो करते हैं कि कोई भी कैरेक्टर हम लेके पढ़ेंगे तो 1 जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन. कैरेक्टर कैसे पास होगा, हाउ इट गोज, उसके पैटर्न है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. आज हम सिर्फ सिंबल पढ़ रहे हैं. अच्छा चलिए, अगर क्या हुआ, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, ट्विंस हो गए, तो हाउ डू वी रिप्रेजेंट ट्विंस? तो हम ट्विंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? ट्विंस भी तो हमें रिप्रेजेंट करना आना है. सपोज this person got married with this female.
तो अगर इनको ट्विन्स हो गए तो हमने ट्विन्स ऐसा रिप्रेजेंट करने। दिस लाइन इंडिकेट व्हाट? ट्विन्स। ट्विन्स में ये आपके कौन से ट्विन्स हैं? ये मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक। दे कुड बी मोनो और डाई। अब हमें ये बताना, आपको पता है कि ट्विन्स जो होते हैं आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल। तो ये ट्विन्स जो हैं आपके क्या हैं? डायजाइगोटिक। डायजाइगोटिक ट्विन्स। डायजाइगोटिक ट्विन्स। इट कुड बी फीमेल ऑल्सो। अगर हमें मोनोजाइगोटिक ट्विन्स करना है तो हम कैसे करेंगे, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स इफ यू हैव टू डू, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विन्स के लिए। अब यहाँ पे आपको एक स्पेशल ध्यान देना है कि अगर आप मेल लिख रहे हैं तो दोनों मेल, अगर आप फीमेल लिख रहे हैं तो दोनों फीमेल। सो लेट्स टेक व्हाट? फीमेल। तो हमने ये, लेकिन इनके बीच में कनेक्शन कर दिया, ये कनेक्शन। सो दिस रिप्रेजेंट व्हाट? मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। ये हमने क्या कराया? मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, है ना। तो आज मैंने आपको क्या बताया स्पेशली कि क्या डिफरेंट सिंबल्स हैं और हाउ टू यूज दिस सिंबल और हाउ टू शो डिफरेंट जनरेशन, और दिस इज नथिंग बट अ फैमिली ट्री। अब हमें अगर कोई कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना है XYZ, मैं कोई अभी नाम नहीं ले रही हूँ किसी भी डिजीज का, किसी भी ट्रेट का, मैं फॉर एग्जाम्पल X कोई भी हमने अगर कैरेक्टर ले लिया, से फॉर एग्जाम्पल फीमेल जो है ये मैंने क्या कर दिया? शेड कर दिया। तो दिस फीमेल मीन्स व्हाट? अफेक्टेड। पेरेंट्स में द फीमेल इज अफेक्टेड, और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया? ये मेल को अफेक्टेड कर दिया, है ना। तो मैंने देखा कि कैरेक्टर मदर से कहाँ चला गया? सन के पास, ठीक है। एंड दिस मेल इज ऑल्सो अफेक्टेड, ये मेल भी अफेक्टेड है। चलिए अब हम इसको जाइगोटिक से अलग अलग कर देते हैं। हमने क्या करा? इसको ऐसे कर, ठीक है। और नाउ हियर अगेन फीमेल इज अफेक्टेड, ये फिर से हमने फीमेल को अफेक्टेड कर दिया। व्हाट आई हैव सीन हियर कि कैरेक्टर नंबर X, कोई भी कैरेक्टर जो है वन जनरेशन में क्या था? मदर के पास था, फिर कहाँ चला गया? सन के पास, फिर सन से कहाँ चला गया? डॉटर के पास, उसकी डॉटर के पास। तो हमने क्या पढ़ा? एक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट, एंड दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट अ फैमिली ट्री। और इस फैमिली ट्री कंस्ट्रक्शन को, जो कि किसी कैरेक्टर के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को दिखाता है, हमने क्या कहा? पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। क्या क्या दिखाया इसने कि एक कैरेक्टर कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में और फिर नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रहा है। तो ये तो हमने बात करी किसकी, कि पेडिग्री एनालिसिस क्या है, क्या हम सिंबल यूज करते हैं, कैसे हम इसको दिखाते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? वाई फैमिली ट्री कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड, क्या जरूरत है इसकी, और देन वाई टू गो फॉर सच बिग प्रोसेस, है ना। इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं? सिंपल बाय आस्किंग पीपल, एक फैमिली में उनकी पूरी फैमिली हिस्ट्री को पूछकर ये फैमिली ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है? इंक्वायरी करनी है और हमने फैमिली ट्री कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब इस फैमिली ट्री की क्या हमारे पास सिग्निफिकेंस है, ठीक है। सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस इस फैमिली ट्री की क्या है? दिस हेल्प्स इन नाउ
मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, सिंबल हमने कर लिए। व्हाट इज अ यूज, ये यूजेस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस के क्या यूजेस है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इसका इन किस बात में होगा, जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग, देखो काउंसलिंग तो आप सब जानते हैं, है ना, सब जानते हैं काउंसलिंग क्या होती है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, आप कहीं एडमिशन लेने जाएंगे तो आपकी काउंसलिंग होगी। अब ये जेनेटिक काउंसलिंग क्या है, हम जेनेटिक काउंसलिंग में एज अ डॉक्टर जो होते हैं वो क्या काउंसल करते हैं, क्या समझाते हैं कि देखो आपकी फैमिली में ये हिस्ट्री है और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इन योर फैमिली। और ये भी हम समझाते हैं कि अगर क्लोज रिलेटिव्स की मैरिज हो गई तो रिसेसिव ट्रेट जो अगर है आपकी फैमिली में तो उनके चांसेस हैं कि वो आ जाएंगे, और जो आपकी फ्यूचर जनरेशन होगी उसमें ये जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। एंड वी काउंसिल स्पेशली टू द प्रेग्नेंट मदर, अगर डॉक्टर को कहीं भी कुछ वो हुआ दिमाग में, यह टेस्ट होता है जिसको हम कैरियोटाइप कहते हैं, सो डॉक्टर को पता चल गया कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसको काउंसिल करेगा कि इट इज बेटर नॉट टू हैव सच चाइल्ड बिकॉज दिस डिसऑर्डर इज नेवर गोइंग टू बी करेक्टेड। तो ये हमें हेल्प करता है जेनेटिक काउंसलिंग में, ठीक है। और ये जो है आपका पेडिग्री एनालिसिस, इट फॉलोज मेंडल प्रिंसिपल, मेंडल के प्रिंसिपल को फॉलो करता है बट विद लिटिल मॉडिफिकेशन, ठीक है। दिस स्टिल फॉलो द मेंडेलियन प्रिंसिपल, दिस ये मेंडेलियन प्रिंसिपल को क्या करता है, फॉलो करता है। दिस फॉलोज Mendel's principle but with little modification, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ में ये फॉलो करता है। इसीलिए जितने भी हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जैसे कि हमारा सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, हम कौन से मेथड से उनको स्टडी करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस से। इसीलिए उनको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहते हैं क्योंकि वो मेंडेलियन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, बट थोड़ा सा कहीं मॉडिफिकेशन है, दैट आई विल टीच यू साइड बाय साइड। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, फैमिली हिस्ट्री जब हम देखते हैं, जब हम फैमिली ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो कोई भी डिसऑर्डर है वो कहाँ से आया है, उसका कॉज क्या है। तो वी कम टू नो द ओरिजिन ऑफ व्हाट, डिसऑर्डर, कि फ्रॉम वेयर इट हैज स्टार्टेड। So we come to know the origin of the trait in ancestor. हमें origin of trait पता चलता है कहाँ पे, किसमें हमें trait पता चलता है कि from where it has started in ancestors. Ancestors में हमको trait का origin पता चलता है कि okay this trait has started from where, and we come to know that what will be the possibility of, इसकी जो possibilities है, this is possibility of trait, possibility of trait in future generation, in future generation में, फ्यूचर जनरेशन में
इसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी, वी कम टू नो। इजंट दिस वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। अगर आपने किसी का पेडिग्री एनालिसिस कर लिया किसी फैमिली का, तो आप उसको अच्छे से काउंसिल कर सकते हैं, है ना। हमने क्या पता चल गया कि काउंसलिंग, मैंने आपको बताया, हमने उसको समझा सकते हैं। फिर हमें ये भी पता है कि ये मेंडेलियन ये प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, तो हम उनको समझा सकते हैं कि देखो अब ये ट्रेट यहाँ से इधर जाने वाला है ना। फिर जब हम पीछे पीछे जाएंगे, जब हम अनफोल्ड 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 करेंगे, है ना, दिस इज नथिंग बट अनफोल्डिंग, पीछे जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रेट कहाँ से ओरिजिन हुआ था, कौन से एंसेस्टर से स्टार्ट हुआ था, इसका कॉज क्या था। फिर हम कॉज भी पता कर सकते हैं। फिर हमने ये भी पता कर सकते हैं कि फ्यूचर जनरेशन में इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो आज हमने क्या पढ़ा, पेडिग्री एनालिसिस का क्या है, इसको कैसे हम बनाते हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो आने वाले वीडियो में अब मैं आपको पढ़ाऊंगी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। बहुत एक लंबी लिस्ट है, तो मैं एटलीस्ट टू डिसऑर्डर आपको एक एक वीडियो में बताऊंगी और उसका पेडिग्री एनालिसिस भी बताऊंगी। थैंक यू।